मैं एम दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इसमें हम लोग इससे पहले बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने 16वें समूह के जो तत्व था उनका सामान्य परिचय, साथ में उसका भौतिक गुण, प्राप्ति स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज़ देख लिया था। और आगे हम उसी का जो सेकंड नंबर का जो गुण था जिसको हम लोग जो है रासायनिक गुण के नाम से जानते हैं, वो आज हमको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है भाई, रासायनिक गुण। तो ये रासायनिक गुण में क्रमिकता है। वैसे आप जानते हैं कि 16वें समूह जो तत्व होता है उसमें आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और किसको रखा गया है, हमारा पोलेनियम को रखा गया है। तो इस वर्ग के अगर हम तत्वों की बात करें तो इस वर्ग में आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील अगर कोई तत्व होता है तो ये हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीजन और सल्फर सबसे क्या होता है, हमारा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। सबसे क्या है, हमारा अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। बाकी अगर हम सेलोरियम, टेलुरियम, पोलेनियम की बात करें तो इनकी क्रियाशीलता थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। अगर हम इसमें क्रियाशीलता का क्रम देखें, क्रियाशीलता का अगर हम क्या देखें, क्रम देखें, तो इस स्थिति में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर सल्फर, फिर सेलोरियम, फिर टेलुरियम एंड फिर क्या होता है आपका पोलेनियम। तो ये हमारा क्या होता है, क्रियाशीलता का क्रम होता है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किसका होता है भाई, हमारा ऑक्सीजन का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो ज़्यादातर हम लोग किसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं इसके अंतर्गत, ऑक्सीजन के बारे में और सल्फर के बारे में। तो चलते हैं, ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया। और कौन कौन तत्वों के साथ या किस किस प्रकार से क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है वो आगे हम 1 बाय 1 क्या करते जाते हैं, देखते जाते हैं भाई। तो चलिए हम चलते हैं। पहला, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति भाई, अब क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन तो स्वयं है इसमें, है ना, इसमें ऑक्सीजन आपको जो है दिख ही रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रति क्या करते हैं, क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं और बहुत सारे ऑक्साइड क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना भाई। तो ये ऑक्सीजन के प्रति या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसको छोड़ के, अगर ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं भाई। तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, के क्या बनाते हैं, हमारे ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। किसको छोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, हमारे ये ऑक्सीजन के साथ है ना भाई, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ तो विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं भाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक ऑक्साइड बनता है एमओ, है ना, एक हमारा क्या बनता है, एमओ, एम के जगह आप क्या रख सकते हैं, ये जितने भी तत्व हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा एमओ बनता है। उसके अलावा क्या बनता है हमारा, अगर हम देखें तो ये आपका M2O3 बनता है। उसके अलावा हम देखें तो MO3 बनता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, MO4 बन सकता है, आपका MO4 बन जाता है, ठीक है। MO5 की बात करें तो इतना ही बनता है। तो इतने सारे क्या बनाते हैं, हमारे ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाते हैं, MO, M2O3, MO3, MO4। जैसे अब उदाहरण की बात करें इसमें तो बहुत सारा आपको क्या होता है यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, M की जगह सल्फ़र ले लेते हैं तो सल्फ़र मोनोऑक्साइड। फिर हम लोग क्या करते हैं, M की जगह सल्फ़र लिखते हैं तो H2O3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। अगर हम फिर M की जगह क्या रखते हैं, S रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, जिसे सल्फाइड बोलते हैं। और इसके जगह अगर रखें SO4 तो यहाँ पर इसको सल्फेट बोलते हैं। तो इतने प्रकार के क्या होते हैं आपको ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। तो M की जगह हम क्या रख रहे हैं भाई, सल्फ़र को रखते हैं। तो इतने सारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी आप दूसरा का भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे टेलुरियम ऑक्साइड की बात करें तो हमारा टेलुरियम जो होता है हमारा TO3 बोल सकते हैं, या T, है ना, ESO या O4 क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सब आपको क्या होता है, आपका ऑक्साइड देखने को मिलता है। तो जो 16वें समूह के जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन के साथ आपका मिल करके इतने प्रकार के क्या बनाते हैं, आपके
ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इतने सारे ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, आपका बन सकते हैं या बनाते हैं भाई। चलिए हम दूसरा के पास चलते हैं, वो है हमारा हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। किसके साथ, हैलोजन के साथ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 16वें समूह का जो तत्व है, ये 16वें समूह के तत्व हमारा किसके साथ भाई, हमारे हैलोजन के साथ। किसके साथ, हैलोजन के साथ। हैलोजन किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स से इसको शो करते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। के साथ क्या बनाते हैं, के साथ यौगिक बनाते हैं। के साथ क्या बनाते हैं, हमारे यौगिक बनाते हैं, ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे क्या होता है, ये जो 16वें समूह के तत्व हैं, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम, यदि ये एक्स के साथ, एक्स मतलब 17वें समूह के तत्व को एक्स से निरूपित करते हैं। ये 17वें समूह के तत्व होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। अगर इसके साथ ये लोग क्रिया करते हैं, कौन लोग, हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम और पोलोनियम, अगर 17वें समूह के तत्वों के साथ अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, इनके जो यौगिक हैं वो हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं भाई, हैलाइड यौगिक बोलते हैं। मतलब 16वें समूह के तत्व अगर 17वें समूह के तत्वों के साथ, मतलब इनके साथ अगर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। और 16वें समूह के जो तत्व होते हैं, ये तत्व आपके 17वें समूह के तत्वों के साथ कई प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के हैलाइड बनाते हैं भाई, जैसे एक मोनो हैलाइड बनाता है, एक क्या बनाता है हमारा, मोनो हैलाइड। मोनो का मतलब एक होता है केमिस्ट्री में ना, एक जिसमें संख्या हो, तो ये क्या बनाता है आपका, मोनो हैलाइड बनाते हैं। मोनो हैलाइड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि 17वें समूह के तत्वों के साथ जो यौगिक क्रिया करता है उसको हैलाइड बोलते हैं भाई। तो मोनो हैलाइड बनता है। उसके बाद क्या बनता है हमारा, डाई हैलाइड बनता है आपका। डाई मतलब 2 होता है। उसके बाद हम बात करें तो ट्राई हैलाइड बनता है। कौन सा हमारा, ट्राई हैलाइड हम बना सकते हैं, ट्राई हैलाइड। उसके बाद हम लोग ट्राई नहीं करें, टेट्रा हैलाइड बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। डाई के बाद क्या करते हैं, टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। ठीक है भाई, टेट्रा हैलाइड बनता है, टेट्रा हैलाइड बनता है। ठीक है, उसके अलावा आपका चौथा की बात करें तो ये हेक्सा हैलाइड बनाता है। तो 4 प्रकार के हैलाइड आपका क्या होता है, देखने को मिलता है। एक होता है मोनो हैलाइड बनता है, एक डाई हैलाइड बनता है, एक टेट्रा हैलाइड बनता है और एक क्या होता है आपका हेक्सा हैलाइड बनता है। मोनो हैलाइड में हम देखेंगे तो कौन कौन सा हैलाइड बनता है, जैसे H2 है ना, Cl2 आप लिख सकते हैं, ये मोनो हैलाइड आपको देखने को मिलता है ना। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, Fe2 है ना, Cl2 आप देख सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आपका Fe2F2 आपको देखने को मिलता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मोनो हैलाइड आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें दोनों की संयोजकता बराबर है, मतलब संख्या एकक होता है। तो इस प्रकार से हैलाइड आपको देखने को मिलता है। अगर हम डाई हैलाइड की बात करें तो ये आपका डाई हैलाइड देखने को मिलता है भाई। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, OF2 जो होता है, हम इसकी बात करें तो आपको डाई हैलाइड देखने को मिलता है। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, डाई हैलाइड बनाते हैं। तो ये Sl2 कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। या हम क्या कर सकते हैं, Ac है ना, Cl2 ये आपको देखने को मिलता है। ये डाई हैलाइड का भी निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि डाई हैलाइड निर्माण करते हैं तो सल्फर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ट्राई हैलाइड की बात करें, टेट्रा हैलाइड की बात करें तो बहुत सारा, जैसे SF4 बनाता है हमारा, ठीक है, या Ac है ना आपका F4 बनाता है आपका, या हम बोल सकते हैं TeF4 बनाता है आपका। तो ये आपका टेट्रा हैलाइड कहलाता है। क्यों, क्योंकि 4 हैलोजन के साथ क्या कर रहा है, आपका क्रिया कर रहा है। तो इस तरीक़ा से ये आपका मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा हेक्सा हैलाइड भी बनता है भाई। जैसे आप पढ़े हैं SF6 होता है, ये आपका क्या होता है, आपका हेप्टा हैलाइड बनता है। इसी प्रकार Ac है ना, F6 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको जो है 16वें समूह के जो तत्व होते हैं वो 17वें समूह के तत्व अर्थात हैलोजन के साथ क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बनाते हैं और ये यौगिक आपके हैलाइड कहलाते हैं। मतलब अगर कोई तत्व 17वें समूह के तत्वों के साथ क्रिया करके जो भी यौगिक बनाता है उसको हैलाइड कहते हैं। और उसी प्रकार से 16वें समूह के जो तत्व होता है वो 17वें समूह के तत्व के साथ क्रिया करता है और बहुत सारे यौगिक क्या करता है, निर्मित करता है। तो वो यौगिक हैलाइड कहलाते हैं और इनके बहुत सारे हैलाइड बनता है, मोनो हैलाइड,
डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड। तो इतने सारे क्या होते हैं आपका हैलाइड देखने को मिलते हैं, मतलब ये हैलोजन के साथ क्या करते हैं, क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया आपका दो प्रकार के आपका इसका रासायनिक गुण, पहला किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा हो गया हमारा हैलोजन के साथ। चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। आगे दिया है कार्बन के साथ, किसके साथ भाई, हमारा कार्बन के साथ यौगिक हम क्या करने वाले हैं भी, देखने वाले हैं। तो कार्बन के साथ किस प्रकार का यौगिक बनाता है भाई, तो कार्बन के साथ बहुत सारा यौगिक बनाता है। अब कार्बन के साथ बोल रहा है मतलब 16वें समूह के जो तत्व होता है वो कार्बन के साथ यौगिक बनाता है। तो कार्बन के साथ कौन कौन से यौगिक बनेगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, कार्बन के साथ हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम देखें तो कार्बोनेट भी बना सकता है। दूसरा अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र हमारा क्या होता है, कार्बन के साथ देखें तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है भाई, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। ये आपको क्या होता है, कार्बन के साथ यौगिक आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ भी यौगिक क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बना के बता सकते हैं। मतलब 16वें समूह के तत्व कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट। आगे हम लोग देखें अगर तो ये क्या करते हैं, अम्ल व क्षारों के साथ क्या करते हैं भाई, क्रिया करते हैं। कौन, 16वें समूह के जो तत्व होते हैं वो अम्ल के साथ और क्षार के साथ क्रिया करके कुछ यौगिक बनाते हैं। जैसे हम इसमें किसको ले लेते हैं, सल्फ़र को लेते हैं, और सल्फ़र को लेने के पश्चात इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, सल्फ़र जो होता है, ये सल्फ़र है ना, ये जो हमारा क्या होता है, जो सल्फ़र होता है, ये विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, यौगिक का क्या करते हैं, यहाँ से निर्माण करते हैं। बहुत सारे यौगिक का क्या कर सकते हैं, आपका बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आप सल्फ्यूरिक अम्ल ना लेके हम इसको क्या करते हैं, मान लो सल्फ़र ले लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो इसके साथ आप देख रहे हैं सल्फ़र अभी धनात्मक होता है, हाइड्रोजन धनात्मक है, नाइट्रोजन है। तो सल्फ़र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक तो बनाता है आपका H2SO4 बनाता है, साथ में आपका क्या बना सकता है, NO2 बनाता है, क्योंकि सल्फ़र हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, और साथ में कुछ अणु पानी का क्या होता है, हमारा यहाँ से प्राप्त होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। तो 6 यहाँ पर लेते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो जाता है, आपका 6 हो जाता है। हाइड्रोजन कितना बचा, 3 और 3 6। तो उस स्थिति में हम अगर करें तो यहाँ पर कितना हो जाता है, अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं तो ये 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। सल्फ़र की बात करें 1 है, ऑक्सीजन देखें तो कितना हो जाता है, 6 3 18, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 2 18। तो इस तरीक़ा से जो सल्फ़र होता है, ये सल्फ़र आपका क्या करता है, ये आपका अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करता है। साथ में आपका क्या देता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल देता है, और साथ में आपका नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और पानी क्या करता है, रिलीज करता है। और इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे जो क्या होते हैं 16वें समूह के जो तत्व हैं, जैसे हम सल्फ़र को लिए हैं, ये आपका क्या करता है, अम्ल के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक क्या कर सकता है, आपका निर्माण कर सकता है। अगर हम दूसरा बात करें तो सल्फ़र को हम किसके साथ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है, और यहाँ पर इसके साथ अगर क्रिया कराएं तो इसका भी मात्रा लगभग हम 6 ही लेते हैं। तो यहाँ पर यौगिक आपका क्या क्या बनता है, एक हमारा सोडियम सल्फाइड बनता है, एक हमारा सोडियम सल्फाइड बनता है SO3, और कुछ अणु यहाँ से आपका पानी क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना कर देते हैं, 2 2 ने हमारा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 2 ने कितना कर दिया हमने, 4। यहाँ पर 2 नहीं करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही रहन देते हैं हम लोग, फिर बैलेंस करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर यूज कर सकते हैं। तो ये Na2 कितना हो जाता है, आपका S हो जाता है। अगर यहाँ पर कितना करते हैं हम लोग, 2 2 ने 4 कर देते हैं, तो 4 करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको यूँ करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 करते हैं, तो 2 2 ने 4 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया।
सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र कितना हो रहा है 2 और कितना हो जाता है आपका 3 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ पर कितना कर देते हैं 3 कर देते हैं तो हाइड्रोजन 3 दूनी कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6। तो हाइड्रोजन हो गया ठीक ठाक है, 3 दूनी 6 हो गया आपका, और सोडियम 2 दूनी 4 और 6 हो गया, ठीक ठाक हो गया। सल्फ़र आपका 2 और 1 3 हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना बोल सकते हैं 3 और 3 6 ऑक्सीजन को क्या करता है शो करता है। तो इस तरीक़ा से हम देखें कि हमारा जो क्या होता है, जो 16वें समूह के जो तत्व होते हैं वो अम्ल के साथ और ये क्षार के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार की यौगिक बनाने का गुण रखते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये कौन सा होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसके साथ क्रिया, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाइड्राइड के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्राइड के प्रति मतलब जानते हो हाइड्रोजन के प्रति क्या होता है हमारा क्रियाशीलता, हम क्या करने वाले हैं अभी देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होता है हाइड्राइड के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्राइड के प्रति क्रियाशीलता मतलब हाइड्रोजन के प्रति क्या देखते हैं हम लोग क्रियाशीलता देते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, के प्रति क्या देखेंगे हम लोग क्रियाशीलता देखेंगे। और हमारे जो 16वें समूह के जो तत्व होता है, ये 16वें समूह के जो तत्व हैं मतलब कौन कौन से हमारा ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलुरियम, टेलुरियम एंड पोलेरियम जो होता है, ये सब के सब क्या करते हैं हमारे हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं भाई क्रिया करते हैं, और क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O ये बन जाता है H2S, ये बन जाता है आपका H2S, यहाँ पर Fe है ना, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H2TE। तो ये विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो ये क्या क्या बन रहा है भाई हमारा, ये बन रहा है H2 और ये हो जाता है आपका T और लास्ट होता है H2PO। बट ज़्यादा हम लोग जो है इतना को क्या करते हैं फोकस करते हैं। तो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है भाई हमारा हाइड्राइड मतलब होता है अगर कोई यौगिक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है ना, उसे हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब हमारा हाइड्राइड है। जैसे H2O हाइड्राइड है, H2S हाइड्राइड है, H2SE हाइड्राइड है, H2TE हाइड्राइड है, H2PO भी हाइड्राइड होता है। मतलब ये सब के सब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड क्या करते हैं बनाते हैं, और ये हाइड्राइड में बहुत सारे गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो जो थर्ड नंबर है वो किसके साथ क्रिया हो गया हाइड्रोजन के साथ क्रिया। यदि 16वें समूह के जो तत्व होते हैं, ये कौन सा समूह के तत्व हैं हमारे 16वें समूह के तत्व हैं। 16वें समूह के तत्व अगर हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं क्रिया करते हैं, तो उस स्थिति में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं यहाँ से हाइड्राइड बनते हैं। और इन हाइड्राइड के अपने कुछ गुण होते हैं है ना, अपने कुछ लक्षण होते हैं जो आगे हम क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमारा हाइड्राइड का जो बनना है वो तो हमने देख लिया, विभिन्न प्रकार का हाइड्राइड बनता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा H2O, एक होता है हमारा H2S, एक होता है H2SE और एक होता है हमारा H2TE। ये विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड क्या होता है यहाँ से बनता है। बनना क्या है भाई इजी कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं H2 लेते हैं, O2 लेते हैं, क्रिया करा देते हैं, ये क्या हो जाता है 2H2 हो जाता है। तो उस स्थिति में इसका मात्रा 2 ले लेते हैं, बन गया वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्राइड क्या होता है आपका बन जाता है, और इतने सारा हाइड्राइड क्या करता है बनाता है। H2 का तो नाम आपको पता है, पानी के नाम से इसको क्या किया जाता है जाना जाता है। H2 को क्या बोलते हैं भाई पानी कहते हैं। H2S को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, इसको भी सेलुराइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सेल्यूराइड, और इसको बोलते हैं टेल्यूराइड है ना, सेल्यूराइड एंड टेल्यूराइड। इस प्रकार से इसका क्या होता है नाम होता है, और ये सब के सब क्या होते हैं आपके 16वें समूह के हाइड्राइड होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्राइड। अब इन हाइड्राइडों के मतलब 16वें समूह के जो हाइड्राइड होते हैं उनके आपके क्या होते हैं भौतिक अवस्था, उनके कुछ गुण होते हैं। कहने का मतलब हाइड्राइड जो बना है, इतने सारे हाइड्राइड बने हैं, उनके अपने क्या होते हैं गुण होते हैं। मतलब हम किसके गुण देखने वाले हैं अभी H2O, H2S, H2SE, H2TA का गुण देखने वाले हैं, मतलब हाइड्राइडों के गुण देखने वाले हैं। यहाँ पर हाइड्राइडों के गुण यहाँ पर क्या किया है आपका दिया गया है, और पहला यहाँ पर गुण दिया गया है वो है भौतिक अवस्था। कौन सा अवस्था भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर H2O जो होता है, H2S होता है, H2
आपका Fe होता है और H2 आपका क्या होता है, आपका Te होता है। तो इसमें हम देखें तो ये हमारा कौन सा अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। बाकी अगर हम तीनों की बात करें तो ये सब के सब क्या होता है, हमारे गैस अवस्था में क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो पहला अवस्था क्या हो गया हमारा, भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था की बात करें तो पानी जो होता है हमारा वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी हाइड्राइड होते हैं, चाहे H2S हो, H2Se हो या H2TO हो, या हम इधर अगर देखें H2PO हो, सब के सब क्या होते हैं, आपके गैस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो भौतिक अवस्था में फ़िलहाल इतना ही लिखते हैं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है भाई। आगे अगर हम बात करें वाष्पशीलता, है ना, ओला DDT की बात करें तो वाष्पशीलता, तो सभी हाइड्राइड क्या होते हैं, हमारे वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सभी हाइड्राइड मतलब क्या, H2O, H2S, H2Se, है ना, और H2TE, है ना। या हम लोग बात करते हैं HO, इसको नहीं लेते हैं जनरली बट लिख देते हैं, है ना। सभी हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, हमारे वाष्पशील होते हैं। और इनकी वाष्पशीलता H2O में आपका कम, H2S में ज़्यादा, है ना, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, बोल सकते हैं। वाष्पशीलता समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। कहने का मतलब ये है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर, फिर सेल्यूरियम, फिर टेल्यूरियम, अनेक को होता है पोलेनियम। तो यहाँ पर जितने भी इसके हाइड्राइड बनेंगे, मतलब कौन कौन से हाइड्राइड बनेंगे, यहाँ पर इसका हाइड्राइड बनेगा आपका H2O, तो इनका जो वाष्पशीलता कम होगा। फिर क्या होगा हमारा H2S, इनका वाष्पशीलता ज़्यादा होगा। उसके बाद होगा H2Se, इनका वाष्पशीलता और ज़्यादा होगा। और एक होता है हमारा H2TE, इसका वाष्पशीलता सबसे क्या होगा, आपका ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा द्रव होता है। लास्ट वाला क्या होता है, गैस होता है। तो गैस तो ऑलरेडी उड़ेगा ना, फिर उसको और का बनाना है, तो इसलिए इसकी वाष्पशीलता सबसे ज़्यादा और पानी की वाष्पशीलता क्या होता है, आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से 16वें समूह के जो हाइड्राइड होते हैं वो 2 गुण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट गुण की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। विषाक्तता की बात करते हैं। विषाक्तता मतलब जहर, है ना। विषाक्तता मतलब क्या होता है, जहर, है ना, खा के मर जाए, उसी को हम लोग जहर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें H2O, H2S, H2Se और H2TE, ये हमारे हाइड्राइड हैं। तो इसमें पानी को छोड़ देना, यही पानी को छोड़ दें, ये जहरीला नहीं है। पानी को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, पानी को छोड़कर, पानी को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे जहरीले होते हैं, है ना। जहरीले होते मतलब विषैले होते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कैसे होते हैं भैया, विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। तो यहाँ पर ना पानी छोड़ दिया, पानी को तो रोज़ पी रहे हैं ना, उसको पीते फिर मर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पानी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होते हैं, आपके विषैले प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो पानी ठीक ठाक है ना, इसको हम लोग पीते हैं, वो ठीक है। और बाकी अगर H2S की बात करें, H2SE की बात करें या H2TE की बात करें, तो सब के सब क्या होते हैं, जहर होते हैं। और ऐसा नहीं कि सूंघे और मर गए, ऐसा भी नहीं है नहीं। ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तब ठीक ठाक मर जाते हैं आदमी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत लेने में कोई टेंशन नहीं है। उतना जहर भी उतना नहीं रहता है। फिर ये सब के सब क्या होता है, वातावरण में घूमता रहता है नहीं, है नहीं, सबके सब वातावरण में घूमते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत ले लिए और मर गए तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है कहीं जगह। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तब की स्थिति में क्या हो सकता है, ये हमारे लिए जहरीला हो सकता है ना। कोई दवाई पी देता है, कोई है एक ढक्कन मारा है तो क्या कुछ होगा, है ना, 3-4 ढक्कन मार लोगे तो खत्म है। तो वो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, हमारे आपका विषैला होता है। कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत मात्रा में चल जाता है ना, तो आप जानते हैं। तो इसमें विषाक्तता की बात करें तो पानी को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, विषैले होते हैं, और इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तापी स्थायित्वता। तापी स्थायित्वता मतलब ताप मतलब होता है गर्म, है नहीं जी, और स्थायित्वता मतलब कौन ताप पर कितना ज़्यादा देर तक टिक सकता है, वो तापी स्थायित्वता कहलाता है ना। गरम तवा में आदमी को बैठा जाएगा, थोड़ी बैठे रहेगा उधर, है नहीं, उठ के भाग जाएगा वो। तो बस वही है तापी स्थायित्वता मतलब
ताप पर वो कितना स्थायी है, कौन ज़्यादा समय तक क्या हो सकता है, टिक सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तापीय स्थायित्वता की बात करें हम तो यहाँ पर H2O का तापीय स्थायित्वता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा हमारा H2S, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा H2S, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई हमारा H2SE, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका H2TA। तो सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्वता किसका होता है, हमारा पानी का होता है ना। अधिक तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व किस में पाया जाता है, हमारा पानी में क्या होता है, पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व पानी का होता है और सबसे कम तापीय स्थायित्व क्या होता है, हमारा टेल्यूराइट का होता है। तो इस तरीक़ा से तापीय स्थायित्वता को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन दे देगा 1 नंबर में, और ये आपको दिया रहेगा, पूछेगा कि तापीय स्थायित्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपको पता होना चाहिए पानी का तापीय स्थायित्वता सबसे ज़्यादा होता है। क्यों बोलता है तो बता देना, वो एक तो द्रव है और एक तो क्या है, हमारा गैस है। तो भाई द्रव का तो ज़्यादा तापीय स्थायित्वता रहेगा, वो का ऑलरेडी गैस है तो उसका तापीय स्थायित्वता थोड़ी ज़्यादा होगा, है नहीं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तापीय स्थायित्वता को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण मतलब सबके सब सहसंयोजी यौगिक होते हैं भाई, है ना, सबके सब सहसंयोजी यौगिक। पानी भी सहसंयोजी यौगिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी सहसंयोजी यौगिक है ना, सेल्यूराइड भी सहसंयोजी यौगिक है, और टेल्यूराइड भी क्या है, हमारा सहसंयोजी यौगिक होता है। तो सब के सब क्या होते हैं, हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे सहसंयोजी यौगिक। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बनता है ना, वो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो हमारे जितने भी हाइड्राइड होते हैं सोलवेंट समूह के सब क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, और इनके सहसंयोजी प्रकृति ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है, ऊपर से, है ना, नीचे आने पर बढ़ती है, नीचे आने पर क्या करती है, आपकी बढ़ती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक गुण को हम बता सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। अपचायक गुण, आगे हम क्या देखते हैं, अपचायक गुण। अपचायक मतलब कौन कितना आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, आपका अपचायक गुण कहलाता है, ठीक है। और अपचायक गुण में आपको पता है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलूरियम है, टेलूरियम है एंड पोलेनियम है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जानते भी हैं कि हम जब क्या करते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से क्या करते हैं, हम लोग नीचे आते हैं ऐसा करके, है नहीं, ये दे। तो आकार क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, और आकार बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब यहाँ पर सबके साथ हाइड्रोजन चिपका हुआ है, ये दे, है ना। तो यहाँ पर सबके साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कौन जल्दी लात मारेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण कम है ना, आकर्षण कम है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। मतलब यहाँ पर अपचायक गुण की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपचायक गुण किस में होता है, हमारा लास्ट वाला में होता है। जैसे H2O में कम अपचायक होता है, कम अपचायक वाला है अपचायक। उसके बाद क्या हो जाएगा, H2SE, उसके H2S होगा ये H2S, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, H2S, फिर किसका होगा हमारा H2SE, और उसके बाद क्या होगा हमारा H2SE के बाद क्या हो जाएगा हमारा T, ये हो जाएगा H2T। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट करना आसान है और यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है भाई, छोटा होता है, और इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकालना आसान हो जाता है। इसलिए क्या होता है हमारा, ये प्रबल अपचायक होता है, अपचायक मतलब आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है। तो इस प्रकार से अपचायक गुण को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन करता है कि कारण बताइए कि H2TE का अपचायक गुण ज़्यादा होता है, तो आप बताना कि हम समूह में क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उस स्थिति में आकार क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और बढ़ने की वजह से नाभिकीय आवेश जो होता है उसका मान कम होता है, और उस स्थिति में वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल पाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि इसके अपचायक गुण ज़्यादा और पानी का अपचायक गुण क्या होता है, आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अम्लीय गुण, अम्लीय गुण मतलब क्या होता है भाई, अम्लीय गुण का मतलब होता है आपका अम्लीय प्रकृति। कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, कौन कम अम्लीय होता है, इसकी बात करते हैं। तो पहले जैसा है, सबसे ज़्यादा अगर अम्लीय की बात करें तो आपका जो है, आपका यहाँ पर H2O जो होता है वो सबसे कम अम्लीय होता है भाई, H2O कम अम्लीय होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, H2S ज़्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद हम देखें तो H2SE उससे और ज़्यादा अम्लीय होगा, और सबसे ज़्यादा अम्लीय किसका होगा, आपका H2SE, ये क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा,
ये क्या होगा अधिक अम्लीय, और ये क्या होगा आपका कम अम्लीय। क्यों होगा भाई, वही हाइड्रोजन डोनेट करने के आधार पर, यहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो ज़्यादा अम्लीय, और ये कम आसानी से हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो इसकी अम्लीयता कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अम्लीयता गुण को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही डायरेक्टली आएगा, है ना, ऐसे दे दिया रहेगा और बताइए इनमें से किस यौगिक का अम्लीय गुण ज़्यादा है और किस यौगिक का अम्लीय गुण कम है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से डोनेट करता है, क्यों, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है, आकर्षण बल कम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से डोनेट नहीं करता है क्योंकि इसका छोटा और आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो इसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ठीक, आगे लास्ट है वो है संरचना तथा बंध कोण। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हाइड्राइड होते हैं उसमें अगर हम संरचना देखें और बंध कोण देखें तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो हम चलते हैं पानी के पास ही चलते हैं, फिलहाल पानी वेस्ट है हमारा H2O। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। केंद्रीय परमाणु मतलब जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है वही केंद्रीय परमाणु है। तो केंद्रीय परमाणु कौन हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p कितना होता है आपका, 4 होता है। 2d होता नहीं है इसमें, है ना, 2d नहीं देखने को मिलता है आपको। तो ये हमारा क्या हो जाता है 2s और 2p। तो समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है भाई। सामान्य अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, ये 2s हो जाता है, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये हमारा 2p हो जाता है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये हमने भर दिया। अब कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आपको 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है भाई, 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, और इस तरीक़ा से आपका H2O बन जाता है। चूँकि इसमें आप देख रहे हैं S का 1 कक्षक भाग ले रहा है और P का 3 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण, sp3। और यहाँ पर एक लोन पेयर आप और 2 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चूँकि 4 कक्षक भाग ले रहा है तो लिखते वक्त हम क्या करते हैं, 1 2 3, और ये इस प्रकार से क्या लिखा जाता है, चौथा लिखा जाता है, जिसके पास 2 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना लोन पेयर हमारा, 2 लोन पेयर। कौन कौन से, 1 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो ये दोनों लोन पेयर है हमारा, ये रख दिए। अब यहाँ से क्या जुड़ा है हमारा, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है। नियमतः तो इसकी संरचना चतुष्फल की बनना चाहिए, बट ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर आपका जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल बॉन्ड पेयर ही क्या करता है, बंध बनाने में भाग लेता है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाता है, छुप जाता है, सिर्फ ये बचता है। और इसकी आकृति कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये भी आकृति को क्या करता है, शो करता है। किस आकृति को शो करता है भाई, हमारा भी आकृति को क्या करता है, शो करता है। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बंध कोण की बात करें, तो यहाँ पर जो बंध कोण बनता है, यहाँ पर जो बंध कोण बनेगा ये आपका 104 दशमलव क्या होता है हमारा, 5 अंश का क्या होता है यहाँ पर बंध कोण देखने को मिलता है। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, हमारे हाइड्राइड होते हैं, चाहे आप बात करें H2O का, चाहे आप बात करें H2S का, चाहे आप बात करें H2Se का, या आप बात करें H2Te का, सब में आपका क्या होता है, संकरण जो होता है, संकरण कैसा होता है आपका, sp3 होता है। सब की जो आकृति होता है वो आकृति कैसा होता है आपका, भी आकृति होता है सभी का ना, सभी का आकृति कैसा होता है, भी आकृति होता है। लेकिन बंध कोण जो होता है, ये बंध कोण क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि बंध कोण का मान जो होता है ना, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता में कमी आते जाता है ना, वैसे वैसे बंध कोण क्या होते जाता है, कम होते जाता है भाई, है ना। विद्युत ऋणात्मकता में कमी के साथ क्या होता है, आपका बंध कोण घटते जाता है। जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, इसका जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो बंध कोण उसका ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे से हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम के बाद, वैसे वैसे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होता है और बंध कोण क्रमशः क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है ना। या ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, बंध कोण बढ़ते जाता है। तो इसमें बंध कोण कितना होता है हमारा, 104.5 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। अगर इसकी बात करें तो लगभग 92.1 अंश का कोण बनाता है हमारा, 92 दशमलव कितना, 1 अंश का। इसकी बात करें तो ये कितना होता है आपका, 91 अंश का कोण बनाता है। और इसकी बात करें तो ये 90 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो इस प्रकार से कोण को क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका
16वें समूह के तत्वों के क्या हो गया आपका रासायनिक गुण, साथ में उसके क्या क्या हाइड्राइड होता है उसको भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। और आगे कहाँ पर चलते हैं भाई, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। किसके पास चलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, इसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये होता है ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार। वैसे आपको मैं पहले भी बताया था कि कोई भी समूह का जो पहला तत्व होता है वह अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है, वही उसका क्या कहलाता है, असामान्य व्यवहार कहलाता है। क्योंकि ऑक्सीजन भी अपने समूह का पहला तत्व है, इस कारण से वो भी क्या करता है, अपने समूह के अन्य तत्वों से आपका असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो कि ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार के नाम से क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सभी आवर्त सारणी में सभी वर्ग का हाइड्रोजन को छोड़ के ना, सभी वर्ग का पहला है ना तत्व, प्रथम तत्व बोल सकते हैं या पहला तत्व का पहला तत्व अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। क्योंकि ऑक्सीजन अपने समूह के अंतर्गत आने वाला पहला तत्व है, है ना, पहला तत्व है। इस कारण पहला तत्व है, इस कारण ऑक्सीजन अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ या अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, जिसे ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्य क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, है ना। और इसके असामान्य व्यवहार के निम्न कारण हैं। ये हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास टोटल 18 समूह हैं और 18वें समूह का जो पहला तत्व होता है वो अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। क्योंकि ऑक्सीजन भी अपने समूह का पहला तत्व है, इस कारण से ये भी अपने समूह के अन्य तत्व, मतलब अन्य तत्व में कौन आएगा, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलिनियम से कुछ गुणों में क्या करता है, भिन्नता दर्शाता है, जो ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसके असामान्य व्यवहार होने के पीछे कुछ कारण हैं। और पहला कारण ये है ना, कि छोटा परमाणु आकार। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा परमाणु आकार। तो ऑक्सीजन जो होता है वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों से छोटा आकार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए असामान्य व्यवहार को दर्शाता है। तो छोटा परमाणु आकार। दूसरा उच्च विद्युत ऋणता। ऑक्सीजन जो होता है वो अपने समूह के, है ना, आपके अन्य तत्वों से उच्च विद्युत ऋणता क्या करता है, आपका दर्शाता है। पहला चीज़, ये जो ऑक्सीजन होता है अपने समूह से सबसे छोटा है,
ये अपने समूह से सबसे ज़्यादा उच्च विद्युत दृढ़ता प्रदर्शित करता है, तो कितना पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट। तीसरा, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, रिक्त डी कक्षक की क्या देखना है हमको, उपस्थिति। तो रिक्त डी कक्षक की क्या होता है, अनुपस्थिति होता है, अनुपस्थिति मतलब डी कक्षक जो है ऑक्सीजन पर नहीं पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है, जो कि अपने समूह से क्या करता है, थोड़ा सा भिन्नता को प्रदर्शित करता है। 4th नंबर की बात करें, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, गैस होता है, बाकी सब ठोस होते हैं। ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैस है। द्विपरमाणु क्या है, गैस है। द्विपरमाणुक क्या है हमारे, गैस है। जबकि अन्य तत्व है ना क्या होते हैं हमारे, ठोस होते हैं। ये भी हमारे क्या होता है, असमान व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। 5वां आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन में पी पाई बंद पाया जाता है, जबकि अन्य सदस्य में पी पाई बंद नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ हमारे क्या है, असामान्य व्यवहार के पीछे क्या है, कारण है, जो आप कारण क्या कर सकते हैं यहाँ से बता सकते हैं। छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, रिक्त डी कक्षक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन में पी पाई बनता है। तो इतने रीजन हैं और इन रीजनों के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार की क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, आपको पूछ देता है, मतलब ये आपका आईएमपी की श्रेणी में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो कोई भी हो, आपका लगभग यही लिखाता है सभी में, तो इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं किसके पास, डाईऑक्सीजन। किसके पास चलते हैं भाई, डाईऑक्सीजन। ये देखो डाईऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन, जैसे इससे पहले डाई नाइट्रोजन पढ़े थे, वैसे हम क्या पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन। और डाई नाइट्रोजन को किससे दर्शाते हैं भाई, यहाँ से इस प्रकार O2 से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। O2 से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाई नाइट्रोजन की बात करें तो जो डाई नाइट्रोजन होता है उसको O2 से दर्शाते हैं। और ये जो O2 होता है, इसकी खोज की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, इसकी खोज की बात करें, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सीले, और इन्होंने क्या किया था, इसका खोज किया था। कौन खोज किया था भाई, सीले ने। और सीले ने इसको कहाँ से खोज किया था, पारे के ऑक्साइड से। कहाँ से खोज किया था इसको, पारे के ऑक्साइड से। पारे के ऑक्साइड तो सूर्य के प्रकाश में उन्होंने जब क्या कर दिया था, गर्म कर दिया था, सनलाइट जो होता है इसकी उपस्थिति में जब उन्होंने गर्म किया था, तब जा कर के यहाँ से आपको ऑक्सीजन क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाते हैं। तो इस तरीक़ा से सबसे पहले आपका जो क्या था, हमारा जो डाईऑक्सीजन था, इस डाईऑक्सीजन की खोज करने वाला कौन था हमारा भाई, सीले था। और इसका नामकरण करने वाला था हमारा लेवोजियर। कौन था हमारा, लेवोजियर। ऑक्सीजन का नाम कौन किया था भाई हमारा, ऑक्सीजन का नामकरण किया था आपका, ऑक्सीजन का नामकरण है ना, कौन किया था, लेवोजियर। लेवोजियर नाम का क्या था, जो साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको ऑक्सीजन बोला था। तो खोज किया कौन, सीले ने। कहाँ से, हमारा पारा के ऑक्साइड को उन्होंने सनलाइट में क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो देखा वहाँ से कौन सा गैस निकलता है, हमारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने क्या किया, आपका खोज किया। बाद में ऑक्सीजन का नाम कौन किया, हमारा लेवोजियर ने किया। तो ये तो हो गया हमारा डाईऑक्सीजन। अगर हम जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति की बात करें, डाईऑक्सीजन की किसकी बात करें, हमारी प्राप्ति की बात करें, तो डाईऑक्सीजन जो होता है, अगर हम वायुमंडल में देखें,
वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में कितना होता है भाई, ये लगभग 21% आपको क्या होता है देखने को मिलता है। पढ़ते हैं ना वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना क्या होता है परसेंट पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो आपका 21% पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के बहुत सारे यौगिक हैं भाई। ऑक्सीजन के यौगिक में, ऑक्सीजन के किस में पाया जाता है आपका यौगिक में, आपको ये देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के बहुत सारे यौगिक है भाई, जैसे सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट है। उसके अलावा क्या होता है हमारा कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। विभिन्न प्रकार की बात करें तो नाइट्रेट है आपका, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है। तो ये सब में आपको क्या होता है आपका ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो ये आपका डाई नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या किया जा सकता है उपयोग को यहाँ पर क्या किया जा सकता है भाई बताया जा सकता है, हम बता सकते हैं। तो ये हो गया प्राप्ति और ये हो गया आपका ऑक्सीजन के बारे में परिचय। चलिए अब हम क्या करते हैं बनाने की क्या करते हैं भाई विधि के पास क्या करते चलते हैं। ठीक है, तो बनाने की विधि क्या होता है भाई, हाँ तो बनाने की विधि क्या है, बनाना है ना, ही बनाने की क्या कहलाता है विधि कहलाता है। और यहाँ पर आपकी बुक में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बनाने की जो विधि है वो बहुत सारा बनाने की विधि क्या किया गया है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन बनाने की है ना निम्न विधियाँ दिया गया है भाई बनाने की ऑक्सीजन बनाने की निम्न विधियाँ दिया गया है भाई। निम्न विधियाँ यहाँ पर क्या किया गया है दिया गया है, जो हम क्या करने हैं 1 बाय 1 करके हमको पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा विधि क्या किया गया है दिया गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड से कैसे बनाते हैं। दूसरा इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे। प्रयोगशाला में क्या बनाना ऑक्सीजन बनाने की विधि, ये भी हम लोग क्या करेंगे पढ़ाई भी करेंगे। थर्ड प्रयोगशाला विधि टाइप का है, बट इसको हम लोग क्या करते हैं सोडियम परऑक्साइड से किस प्रकार से ऑक्सीजन बनाया जाता है ये भी हम क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे। तो 2-3 मेथड दिया गया है ना, और भी मेथड दिया है, उन मेथडों को हम क्या करना है 1 बाय 1 करके आगे हम क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं या पढ़ते जाते हैं। तो चलिए हम आगे मेथड की ओर चलते हैं। पहला इसमें मेथड दिया है वो दिया है आपका धातु ऑक्साइड के तापीय अपघटन से। किससे देखना है हमको धातु ऑक्साइड के तापीय अपघटन से हम देखेंगे। तो जो धातु ऑक्साइड होता है इसके तापीय अपघटन से अगर हम देखें तो पहला हम धातु ऑक्साइड इसमें लेते हैं और वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या होता है हमारा धातु होता है और ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड कहलाता है। तो इसको अगर हम ताप देते हैं गर्म करते हैं सनलाइट देते हैं या ताप देते हैं ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा ये जो मरकरी है ये टूट जाता है और ये आपका मरकरी और क्या बनाता है ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई हमारा मरकरी क्या होता है आपका ऑक्साइड होता है, मरकरी ऑक्साइड होता है। जब इसको गर्म करते हैं हीट का निशान है तब जा कर के ये मरकरी और जिसको हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं वो है हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से मरकरी ऑक्साइड को आप क्या कर सकते हैं गर्म करके ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या होता है हमारा, जैसे हमारे पास दिया है PB3 है ना, PB3O4 इसको बोलते हैं लाल रेड है ना, लाल लेड बोल सकते हैं, लाल लेड। लेड क्या होता है हमारा, इसी को सिंदूर का फार्मूला बोलते हैं भाई। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है हमारा, इसी को बोलते हैं PB3O4 को सिंदूर का फार्मूला बोलते हैं ना। ये सिंदूर है जहर है ठीक है, सिंदूर जहर होता है ना, कोई खा देगा तो मर जाएगा ठीक। तो सिंदूर का फार्मूला क्या होता है PB3O4 होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या बनाता है ये PbO बनाता है और ऑक्सीजन क्या करता है आपका मुक्त कर देता है। बैलेंस की बस ज़रूरत है ना। तो इधर देखो लेड कितना होता है हमारा, लेड इस साइड 3 दिख रहा है, इस साइड आपका 1 दिख रहा है, तो सामने वाला में कितना कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका बन जाता है, ये हो गया PB और ये हो गया O। तो 3 है, 3 लगा दिए। अब देखो ऑक्सीजन गड़बड़ा हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया।
तो यहाँ पर कितना करते हैं, अगर 2 करते हैं तो फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये आपका चक्कर में यहाँ पर 6 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई हमारा 6 यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये आपका कितना हो गया हमारा 6 हो गया और 6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 6 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इसको बोलते हैं लिथार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग लिथार्ज। कभी कभी लिथार्ज का फार्मूला क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको कर देता है। तो इस तरीक़ा से हम धातु ऑक्साइड से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन बना सकते हैं। यहाँ से भी आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से भी आपका ऑक्सीजन निकल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से धातु ऑक्साइडों से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वाला चीज़ बन गया है, तो ये है कि सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, तो Pb3O4 होता है, जिसे लाल लेड के नाम से जाना जाता है। और ये टूट करके लिथार्ज अर्थात लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से पहला विधि जहाँ से क्या बनाया जा सकता है, आपका ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, पढ़ाई करते हैं भाई। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त यौगिक को क्या करके, गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त यौगिक को गर्म करके हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन युक्त यौगिक दिया है हमारा KMnO4, क्या दिया है हमारा भाई KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इसको हम क्या करते हैं, यौगिक को गर्म कर रहे हैं भाई, गर्म करके बोल रहा है, गर्म का निशान है, गर्म करते हैं तो ये बनता है हमारा K2MnO4, ये बन जाता है। उसके अलावा एक बनता है हमारा MnO2 और एक बनता है हमारा ऑक्सीजन। ये हमारा ऑक्सीजन है जो हम लोग बनाना चाह रहे थे, वो यहाँ से बन जाता है। ये हमारा क्या है, हमारा भाई ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है। तो यदि हम क्या लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं, और पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, ये पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है। पोटेशियम है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट, मैग्नेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म किए तो क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। साथ में मैग्नीज के ऑक्साइड देता है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं। तो जब यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म किया जाता है, तो उस स्थिति में पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड, और आपको क्या मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाता है। इधर 2 है, इधर 2 कर देते हैं, सब बैलेंस हो जाता है। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, मैग्नीज कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है, बैलेंस में है, क्योंकि 2 मैग्नीज, 1 मैग्नीज ये हो गया, 1 मैग्नीज ये हो गया, तो 2 हो जाता है। ऑक्सीजन आपको देखना है, 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना हो गया, 4 2 6 6 2 8। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के यौगिक से हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास दिया है KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसका नाम, क्या बोलते हैं इसका नाम, पोटेशियम। K को बोलते हैं पोटेशियम और ClO3 को बोलते हैं क्लोरेट, क्लोरेट कहा जाता है। जब इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है MnO2, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसकी उपस्थिति में जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में ये बनाता है KCl, और क्या बनाता है आपका O2 का क्या करता है, निर्माण करता है। KCl और क्या बनाता है भाई, O2 बनाता है। बैलेंस कर लो, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो उस स्थिति में कितना हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, 3 दूनी 6, और ये 2 हो जाता है, और आपको ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, आपका ऑक्सीजन युक्त यौगिक को गर्म करके ऑक्सीजन क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया। इसका नाम क्या होता है, आपका पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से भी आपका क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन बनाया जाता है। चलिए और भी विधियाँ हैं, उसके पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। आगे दिया है आपका प्रयोगशाला विधि, क्या दिया है हमारा, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं इसको। ये प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसको देखना है आपको, ये वो आपको क्वेश्चन कर सकता है ना।
बोर्ड में, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से देखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एमपी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बोरोसिल क्या लेते हैं हम लोग, परख नली लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, बोरोसिल का क्या होता है, हमारा कांच होता है, बोरोसिल कांच होता है, इसका क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं। और इस परख नली को स्टेन की सहायता से हम इस प्रकार से क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया हमारा, ये व्यवस्थित है हमारा, व्यवस्थित हो गया, ये स्टैंड हो गया हमारा, ये स्टैंड हमने क्या कर दिया, ले लिया। तो ये हमारा क्या होता है भाई, बोरोसिल कांच का क्या होता है हमारा, बोरोसिल कांच का ट्यूब होता है, बोरोसिल ग्लास होता है, कांच का परख नली होता है। और इसको इस प्रकार से स्टैंड की सहायता से क्या कर दिया जाता है, आपका व्यवस्थित कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। और इसके अंदर कुछ टुकड़े पोटेशियम क्लोरेट का भर देते हैं, किसका भाई, हमारा पोटेशियम क्लोरेट, साथ में भर देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या कर देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और फिर इसको आगे हम क्या करते हैं, एक पानी से भरे जो क्या होता है, जो पात्र होता है, उस पात्र से इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इनके निकास नली को यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसमें क्या भरा रहता है भाई, हमारा पानी भरा रहता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या भरा रहता है, आपका पानी इसमें भरा रहता है इस प्रकार से। और इसमें एक गैस जार क्या रखी होती है, इसमें उल्टी रखी होती है, एक गैस जार क्या होती है, इसमें उल्टी इस प्रकार से रखी होती है, गैस जार होता है हमारा। ये हमारा क्या है, गैस जार है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस जार बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका गैस जार, ठीक है, गैस जार हो गया। और ये पानी है हमारा, ये लगभग आपका चित्र क्या हो गया, आपका बन गया। तो ये जो प्रयोगशाला विधि होता है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, बोरोसिल क्या होता है हमारा, कांच का एक परख नली होता है, जिस परख नली के अंदर पोटेशियम क्लोरेट और साथ में क्या भर दिया जाता है, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड भर दिया जाता है। और उसको फिर इसके मुंह पर कार्क लगा करके एक निकास नली लगा देते हैं और चित्रानुसार व्यवस्थित करके स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित करके ये जो हमारा निकास नली होता है, वो उसको आगे एक पानी से भरे पात्र से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और ऊपर क्या करते हैं हम लोग, गैस जार लगा देते हैं। और गैस जार लगाने के बाद यहाँ पर इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट। मान लो यहाँ पर गुटखा लगा दिए, है ना, और गुटखा के ऊपर हम क्या कर देते हैं, बर्नर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमारा बर्नर लगाए, और बर्नर के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं, आपस में क्या होता है, क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका रासायनिक समीकरण बनता है भाई, क्या बनता है यहाँ, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कैसे देखने को मिलता है हमारा, ये हो जाता है आपका रासायनिक समीकरण, है ना, समीकरण। तो इसको अगर हम देखें तो ये होता है हमारा KClO3। जब इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब Ma2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलने वाला चीज़ है, ऑक्सीजन उड़ने वाला है, उड़ जाता है। कितना है हमारा, 3 है, तो 3 उड़ जाता है। तो बच क्या गया हमारा, KCl, क्या बच गया हमारा, KCl, ओके। तो यहाँ पर उसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये 3O2 उड़ गया, प्लस क्या बच गया हमारा, KCl। बैलेंस करते हैं, 3 दूनी 6। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, सामने में हम लोग जो है 2 लगा देते हैं। तो 2 तिया 6, पोटेशियम क्लोराइड गड़बड़ा हो गया, तो ये हो जाता है KCl। और यहाँ से आपका इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इतना ही करना है, चित्र बनाना है, रासायनिक क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका क्या है, प्रयोगशाला विधि है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिए हमने, सबसे पहले बोरोसिल कांच का क्या लिए, ग्लास लिए, या कांच का एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें हमने पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को भर दिए। और भरने के पश्चात उसको स्टैंड से चित्रानुसार व्यवस्थित कर दिए। फिर उस बोरोसिल कांच के जो मुंह था, वहाँ पर एक निकास नली लगाए, और निकास जो नली था, इस निकास नली को आगे पानी से भरे पात्र से जोड़ दिए। और इस भरे पात्र के ऊपर हमने क्या लगा दिए, गैस जार उल्टा करके रख दिए। और उसके बाद इसको क्या किए, बर्नर की सहायता से जब गर्म किए, तो क्रिया करने के पश्चात यहाँ से क्या मुक्त हुए भाई, ऑक्सीजन मुक्त हुए। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होता है हमारा, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है आपका, ये आपका पानी में चला जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका, अघुलनशील होता है, नहीं घुलता है, इसलिए कहाँ करता है वो, ऊपर जाता है। और ऊपर हम क्या लगा कर रखे हैं,
गैस जार लगा के रखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है ऑक्सीजन आपका कलेक्ट हो जाता है और हमको ऑक्सीजन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रयोगशाला विधि कहलाता है। प्रयोगशाला हम विधि के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हो गया प्रयोगशाला विधि। और भी विधियां हैं जिन विधियों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। एक दिया है इसमें, वो है सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड पर जल की क्रिया से। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर सोडियम परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, Na2O2 होता है। और इसमें क्या छिड़काव करते हैं, H2O छिड़काव करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा परऑक्साइड प्राप्त मतलब ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा एक इस प्रकार से गोल पेंदे वाली क्या लेते हैं भाई, फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गोल पेंदे वाली क्या है, इस प्रकार से ये फ्लास्क ले लिए। ये हमारा गोल पेंदे वाली क्या हो गया, हमारा फ्लास्क हो गया। ठीक है, इस गोल पेंदे वाली फ्लास्क में हम क्या करते हैं, कुछ टुकड़ा यहाँ पर क्या मिला देते हैं, सोडियम परऑक्साइड का यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ टुकड़ा यहाँ पर रख देते हैं। और रख देने के समतल सतह पर रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, जो आपका फनल होता है, इस फनल से आप क्या करते हैं, पानी की मात्रा क्या करते हैं, यहाँ से बूंद बूंद करके डालते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही पानी हाइड्रोजन परऑक्साइड पर पड़ता है, यहाँ से कुछ गैस रिलीज होता है। ये जो गैस होता है, वो गैस आगे एक पानी से भरे पात्र से क्या होता है, आपका इस प्रकार से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये क्या रहता है, हमारा पानी से भरे पात्र होता है, इसके साथ क्या होता है, ये जुड़ा रहता है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, पानी से भरे क्या होता है, हमारा पात्र होता है। और इसके अंदर या ऊपर में गैस जार क्या होता है, हमारा इस प्रकार से रखा होता है। क्या रखा होता है हमारा, ये गैस जार रखा होता है। ये हमारा हो गया गैस जार, ये क्या हो गया हमारा गैस जार। ठीक है भाई, ये हो गया गैस जार हो गया। और यहाँ पर आप जानते हो ऑक्सीजन जो आएगा इसमें नहीं घुलेगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये O2 के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक गोल फ्लास्क हो गया। गोल क्या हो गया हमारा, फ्लास्क इसको बोलते हैं। तो ये हम लोग लिख दिए क्या, गोल फ्लास्क। गोल ये क्या होता है, हमारा फ्लास्क होता है। और गोल जो फ्लास्क होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ टुकड़े या कुछ मात्रा सोडियम परऑक्साइड का ले लेते हैं। सोडियम परऑक्साइड लेने के पश्चात ये जो हमारा गोल फ्लास्क होता है, उसको एक समतल सतह पर रख देते हैं। फिर इसके मुंह पर हम क्या करते हैं, कार्क लगाते हैं। कार में क्या लगाते हैं, फनल लगा देते हैं, जहाँ से पानी का बूंद धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इसके अंदर में गिराते हैं। फिर इसमें एक निकास नली लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों क्रिया करता है, पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और ये ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे करके इस निकास नली से होता हुआ पानी से भरे पात्र में क्या हो जाता है, आपका पहुँच जाता है। चूँकि पानी से भरे पात्र के ऊपर क्या होता है, हमारा ये गैस जार रखा होता है। और ऑक्सीजन पानी में क्या रहता है, अघुलनशील होता है, इसलिए कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर में गैस जार से क्या कर लिया जाता है, उसको प्राप्त कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इसके लिए समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो समीकरण में ज़्यादा झंझट ही नहीं है हमारा, ये होता है हमारा समीकरण, है ना। तो रासायनिक समीकरण आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या लिए, सोडियम परऑक्साइड, Na2O2 को क्या बोलते हैं, सोडियम परऑक्साइड, Na2O2, इसको क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम सोडियम परऑक्साइड, परऑक्साइड कहा जाता है। क्या मिला रहे हैं भाई इसमें, H2O मिलाते हैं। अब जानते हैं H2O जैसे ही मिलाते हैं ये क्रिया करता है, ये H2 टूटता है H+ आयन, OH- आयन। तो ये हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये टूटता है प्लस आयन और ये होता है आपका माइनस आयन। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं। 2 लेते हैं तो 2 OH क्या हो जाता है, यहाँ से आपका रिलीज हो जाता है। तो उस स्थिति में इसकी मात्रा हम क्या करते हैं, ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो क्या बन सकता है यहाँ से, उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका देखें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2Na
OH अगर हम ज्ञात करते हैं और उस स्थिति में इसकी मात्रा 4 ले लें अगर, ठीक है, या इसको हम लोग क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लो इसका, अगर हम मात्रा 4 लेते हैं तो 4NaOH और ये O2 क्या हो जाता है यहाँ से निकल जाता है। तो इस स्थिति में देखो 4 हम लोग करते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 4 होने के पश्चात ऑक्सीजन 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है आपका O2 क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड में अगर H2O मिला देते हैं तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होता है यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन हम क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है सोडियम परऑक्साइड के जल से क्रिया से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसका मतलब ये है Na2 और O2 लिखते हैं और इसका मात्रा 2 ले लेते हैं, और पानी का जब क्या करते हैं हम लोग H और OH लिखते हैं, तो उस स्थिति में ये प्लस और क्या होता है माइनस होता है। इसका मात्रा अगर 2 लेते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम का ऐड हो गया, 4 ठो हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 2 OH यहाँ से मिल जाता है उसको, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ठो और क्या बना लेता है OH बना लेता है। तो 2 दूनी 4 में 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 OH बना लिया, तो मतलब 4 OH हो गया, 2 ऑक्सीजन बचता है वो क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है, और इस तरीक़ा से ऑक्सीजन हमको गैस जार में क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि रियल में क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है आपका वो आपका बोल सकते हैं आगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कुछ यौगिक बनाता है, तब जा कर के अंतः प्राप्त होता है। तो नियम तो ऐसा कहता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये होता है आपका KMnO4, सबसे पहले क्या होता है हमारा KMnO4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं KMnO4 होता है, साथ में क्या होता है हमारा H2SO4 लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप जो है कुछ मात्रा ले सकते हैं, जैसे इसका 2 ले लेते हैं, इसका हम लोग 3 ले लेते हैं, तो बनता क्या क्या है, यहाँ से एक बन जाता है K2SO4 बनता है, एक हमारा क्या बनता है 2Mn और SO4 बनता है, ठीक है, 2MnSO4 बनता है। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट पेज में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर ये जगह छोटा पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेते हैं भाई KMnO4 प्लस क्या लेते हैं यहाँ से हम H2SO4 ये लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पर देखो K प्लस होता है, Ma प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये क्या होता है आपका माइनस होता है। तो उस स्थिति में सब क्या करता है माइनस के साथ क्रिया करता है। पोटेशियम प्लस है तो सल्फेट के साथ निकलता है तो K2SO4 बनाता है। Mn प्लस होता है सल्फेट के साथ निकलता है तो Mn और क्या बनाता है SO4 बनाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो H2 के साथ निकलता है तो ये क्या बनाता है आपका H2O बनाता है, और कुछ ऑक्सीजन नवजात के रूप में क्या हो जाता है यहाँ से प्राप्त हो जाता है। किसके रूप में हमारा नवजात के रूप में यहाँ से निकलता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं, पोटेशियम 2 है तो 2 लगा दिए, उस चक्कर में मैग्नीज को हम लोग क्या करते हैं 2 लगा देते हैं। 2 लगा देते हैं तो सल्फेट कितना हो गया देखो हमारा 2 ये और 1 3, तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका 3 हो जाता है। तो सल्फेट बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग 3 दूनी 6 कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन 4 दूनी कितना है हमारा 8 है, जिसमें से 3 निकल चुका है, तो 5 नवजात ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है आपका बच जाता है। अब वो जो नवजात ऑक्सीजन है ये हमारा जो क्या होता है 5 ठो नवजात ऑक्सीजन निकला है, वो नवजात ऑक्सीजन रियल में किसके साथ क्रिया करता है, अब ये क्रिया करता है Na2 और ये क्या होता है हमारा O2 सोडियम परऑक्साइड होता है। ये सोडियम परऑक्साइड पहले किसके साथ क्रिया करता है SO4 के साथ क्या करता है आपका क्रिया करता है। SO4 के साथ क्रिया करता है तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो क्या निकल जाता है यहाँ से Na2SO4 निकल जाता है, क्योंकि Na2SO4 और साथ में क्या निकल जाता है आपका H2O2 यहाँ से क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। तो रियल में अभी हम लोग जो प्रयोगशाला विधि देखे हैं वो प्रोसेस इसी क्रम से क्या होता है आपका चलता है। अब यहाँ पर
जो क्या निकला हुआ है हमारा H2O2 निकला हुआ है। ये जो H2O2 होता है ये आपका जो नवजात ऑक्सीजन निकला है उसके साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात ये H2 3 ऑक्सीजन है और यहाँ से आपका O2 क्या करता है आपका रिलीज करता है। अब सारे समीकरण को क्या किया जाता है बैलेंस कर लिया जाता है। तो उस स्थिति में देखो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन 5 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 होता है। तो इसलिए जो समीकरण होता है इस समीकरण को जो है 5 से क्या कर दिया जाता है आपका गुणा कर दिया जाता है। 5 से हम जैसे ही क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं आप देख रहे हैं ये 5 वाला ये 5 और ये 5 क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है और भी जो कटने लायक होता है वो सारे के सारे क्या हो जाता है आपका कट जाता है। तो कौन सा है देखो कुछ कटने लायक है उसको काट दो, नहीं कटने लायक है कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या होता है आपका H2 होता है हमारा वो भी 5 ठो। तो यहाँ पर H2 क्या है हमारा टोटल हमारा H2 क्या है हमारा इधर 5 है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाता है अगर हम काटते हैं जो कि उचित नहीं लग रहा है, काटना ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ से ये कितना हो गया हमारा ये हो गया आपका H2O2 ये 5 हो गया। और इसको भी अगर हम क्या करते हैं अगर थोड़ा देर के लिए अगर गुणा कर देते हैं तो उस स्थिति में 5-5 कर देखा जाए तो 5 में तो कटेगा तो फिर उचित नहीं लग रहा है भाई, सब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमने क्या कर दिया काट दिया। तो बचा क्या है हमारा जो बचा है अब यहाँ पर H2 और H2 इधर हम देखें तो यहाँ पर H2 हो गया। तो 5 से गुणा हम लोग क्या करते हैं इस साइड से अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 मिनट इसको ये नवजात हो गया आपका ऑक्सीजन वो भी कितना हमारा 5। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो 5 से गुणा करते हैं तो ये तो हमारा क्या हो जाता है आपका कट जाता है और दोनों साइड में रहता है वो क्या होता है आपका बचा रहता है। तो ये हो गया आपका ये हो गया 5 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है इस साइड से कैंसल करते हैं तब भी जो है आपका नहीं बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मिनट इसको हम क्या करते हैं H2O2 हो गया और H2O2 ऑक्सीजन क्रिया करके ये बनाता है। तो ठीक है काटते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं भाई H2O2। तो यहाँ से 5 से गुणा कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है ये 1 ख़त्म हो गया और ये हमारा 1 ख़त्म हो जाता है। तो 4 अभी भी क्या हुआ है बचा हुआ है। ये भी हमारा 5 ख़त्म हो गया ये 5 ख़त्म हो गया और कुछ टूटने लायक है नहीं कुछ नहीं है। अब सबको क्या कर दिया जाता है उतार दिया जाता है। तो क्या बचा है हमारा 2KMnO4 ये बचा है। साथ में क्या बचा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल 3 और इसका लेके कितना हो गया आपका 4। तो ये क्या होता है हमारा 4H2SO4 हो गया। उसके बाद इस साइड और क्या बच गया हमारा ये बचा है हमारा ये बचा है Na2 और ये हो जाता है आपका O2 ये बचा हुआ है। तो इस साइड जितना था वो सब क्या हो गया कट गया। इस साइड क्या क्या बचा है तो इस साइड बचा है आपका K2SO4 साथ में क्या बचा है हमारा 2MnSO4 ये बचा है। साथ में क्या बचा है हमारा भाई Na2SO4 और साथ में क्या बचा है आपका ये तो सब खत्म हो गया 3 और 3 5 8 मतलब 8 ठो क्या बचा है हमारा H2O और 5 दूनी 10 ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो अभी हम जो सेकेंड नंबर का विधि देखे हैं रियल में उसका समीकरण इस प्रकार से क्या होता है आपका तैयार होता है। नहीं तो आप पहले वाला भी समीकरण को आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक और प्रयोगशाला विधि। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं इसको ख़त्म करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें और भी कुछ बनाने की विधियाँ डाई ऑक्सीजन के लिए दिया गया है जो हम आगे क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं भाई। तो ठीक है ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।